नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज सवाल यह कि राजनीति में वंशवाद आखिर कब तक चलेगा। देश में लोकतंत्र, पार्टियों के भीतर भी लोकतंत्र का दावा, फिर भी हकीकत यह है कि राजनीतिक दलों में सारे फैसले एक परिवार या कुछ ही परिवार लेते हैं। गांधी नेहरू परिवार इस देश का सबसे ताकतवर परिवार रहा है। सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता इस परिवार के पास रही और देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व आज भी वहीं पर है। आगे क्या बदलेगा, इसकी संभावना भी बहुत कम दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की कमान कार्यकर्ता के हाथ में कम, एक परिवार के हाथ में ज्यादा है। फैसले तो वहीं से होते हैं। यह सच बात है कि पार्टी जब खड़ी होती है, बड़ी होती है, तो लीडर एक ही होता है और उसकी मेहनत दूसरों की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन उसके साथ लगकर चलने वाले कार्यकर्ता की मेहनत भी कम नहीं होती। तो सवाल यह कि विरासत सिर्फ उसके वंश को ही क्यों मिले? आखिर क्यों कार्यकर्ता पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ हां में हां मिलाने का ही काम करता रहे? यह सवाल उनसे भी है जो वंशवाद में आकंठ डूबे हुए हैं और उनसे भी जो धीरे धीरे उस तालाब में आगे बढ़ते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। यह सवाल मुझसे ज्यादा उन कार्यकर्ताओं को पूछने चाहिए जो चाहते हैं कि इस देश में उनके पसंदीदा दल में लोकतंत्र जिंदा रहे। तो आज चर्चा इसी बात पर कि जब परिवार को राजनीतिक शक्ति देने की प्रथा बढ़ती जा रही है, तब इस जाल को क्या तोड़ा जा सकता है, और अगर हां तो फिर कैसे? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे हवा में उछालने लगे हैं। गांव-गांव में चौपाल लगाकर अपनी बात बता रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज संभल पहुंचे तो सभी मुद्दों के अलावा राजनीति में वंशवाद का मुद्दा भी उठाया। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर निशाना साधा तो साथ ही समाजवादी पार्टी पर नीति करने का सीधा आरोप भी लगाया। सपा क्या है? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सपा का? ये सभी को मालूम है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बेटा होगा। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन अगला होगा? बूथ का अध्यक्ष, राज्य के अंदर काम करने वाले ईमानदार नेता, जिसे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय अभी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियों का मात्र दो काम है, एक अपने परिवार को बढ़ाना, दूसरा राज्य को लूटना, तीसरा काम कोई नहीं है। बीजेपी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी को अपना दामन देखना चाहिए। कई सांसद, विधायक, यहां तक कि कई मंत्री राजनीतिक परिवारों से ही आते हैं। सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में 64 ऐसे उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक भाई भतीजावाद से ग्रसित हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में देख लीजिए, केंद्रीय सरकार में देख लीजिए, तो आप अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, दुष्यंत सिंह को देख लीजिए, पीयूष गोयल को देख लीजिए, पंकज सिंह को देख लीजिए, परवेश वर्मा को देख लीजिए। तो इस तरह के बयान देने से पहले भारतीय जनता पार्टी को स्वयं आकलन अपने अंदर करना चाहिए, तब दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहिए। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती। इतना ही नहीं, बात लोकतंत्र के अधिकारों की भी हो रही है। लोकतंत्र में सभी चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले अधिकार तो है नहीं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़े। मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है? आज क्यों नहीं कह रही किसानों के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात करती है? महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रही है? बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात कर रही है? जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हैं, 4 साल का जश्न मना रही है, उत्तर प्रदेश के किसानों की आंखों में आंसू हैं। जाहिर है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है चुनाव लड़ना। तभी तो सवाल है कि कुछ खास परिवार इसे अपनी जागीर क्यों समझ लें। वैसे स्वतंत्र देव सिंह ही नहीं, परिवारवाद के मुद्दे पर कभी पीएम मोदी तो कभी सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते रहे हैं। वैसे ये सिर्फ क्षेत्रीय दलों के भीतर सिमटने वाला मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह परिवार हो, कांग्रेस का गांधी नेहरू परिवार हो, शिरोमणि अकाली दल का बादल परिवार, डीएमके का करुणानिधि परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार, एनसीपी का पवार परिवार या फिर शिवसेना का ठाकरे परिवार। अलग अलग पार्टियों में ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां से पार्टी के सारे फैसले तय होते हैं, जहां पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र बताया तो जाता है, लेकिन अध्यक्ष पद परिवार से बाहर नहीं जाता। अब इसमें चुनाव में नेताओं के परिवार को मिलने वाले टिकटों को जोड़ लिया जाए तो इससे बीजेपी भी अछूती नहीं रही। हां, इतना जरूर है कि बड़े पदों पर किसी परिवार विशेष का कब्जा नहीं दिखता।
तो सवाल ये कि राजनीति में परिवारवाद का ये जाल कैसे टूटेगा। जब राजनीति में 1/3 से ज्यादा आरक्षण परिवारों का हो जाएगा तो आम कार्यकर्ता को उसका अधिकार कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिला सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त उमाशंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रसिक वदूद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत रसिक वदूद साहब, आपका भी। सबसे पहले प्रश्न विवेक साइलस साहब, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया में यह कहा कि अपना दामन बीजेपी को देखना चाहिए। ठीक है, देखना चाहिए। और उनसे भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या वो भी इस प्रथा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न है, उस मूल प्रश्न की तरफ कार्यकर्ता का ध्यान है कि आप जिस बात को यह कहते हुए कि भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उसके एवज में बीजेपी से दोबारा सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो मूल प्रश्न कार्यकर्ता को दिखाई दे रहा है कि मेहनत तो सबकी बराबर है, अध्यक्ष पद या सारे विशेष पद एक परिवार के पास क्यों हो? शर्मा जी, मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता से फिर जो मूल मुद्दे हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे भटकाने का एक काम कर। जो बेटा, जो लड़का आज 13-14 साल का है, वो आगे क्या प्रोफेशन लेगा, क्या बनना चाहेगा, कहां जाना चाहेगा, वो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहेगा या अपनी जिंदगी में वो क्या करना चाहेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अब एस्ट्रोलॉजर भी हो गई, क्या कुंडली पढ़ने लगी है कि कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? जबकि भारतीय जनता पार्टी में तो उदाहरण सैकड़ों हजारों हैं। उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी। केंद्र सरकार में देख लीजिए तो अनुराग ठाकुर देख लीजिए, दुष्यंत सिंह को देख लीजिए, पीयूष गोयल को देख लीजिए, वाई रघुवेंद्र जो येदियुरप्पा जी के बेटे हैं उनको देख लीजिए, राजवीर सिंह को देख लीजिए, कल्याण सिंह जी के बेटे हैं, परवेश वर्मा को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में संघमित्रा मौर्य को देख लीजिए, पूनम महाजन को देख लीजिए, वहां पर महाराष्ट्र में प्रीतम मुंडे को देख लीजिए, जयंत सिन्हा को देख लीजिए, वरुण गांधी को देख मैं दूं उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर। आज जरूरत यह है कि महंगाई कहां पहुंच गई है, आज तेल रिफाइंड कहां पहुंच गया है, दाल आटा चीनी सब्जी आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गया है। एलपीजी डीजल पेट्रोल ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को तोड़ के रख दिया है और आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है शर्मा जी जहां 28 लोग रोज आत्महत्या करते हैं, 5464 लोग योगी जी की सरकार में आत्महत्या कर चुके हैं और 3 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में पर डे एवरी डे आत्महत्या कर रहे हैं। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से देश और प्रदेश जूझ रहा है और सरकार झूठ पे झूठ और इस तरह के फालतू के मुद्दे सामने लेके आ जाती है। कभी कहती है हमने आय दुगनी कर दी, अरे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान। विवेक साहब बताएं, एक दिन में ना तो महंगाई दूर हो रही है, ना एक दिन में बेरोजगारी दूर हो रही है, ना एक दिन में उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को लेकर कोई मूड बना ले रही है कि देखिए राजनीतिक दल में किसमें परिवारवाद ज्यादा है। लेकिन अगर आज चर्चा का विषय यह है तो इस पे फोकस क्यों नहीं करते? मेरा सवाल यह है, फिर आप बीजेपी के ऊपर चले गए। मैं कह रहा हूं, मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा, आप भी इसी पैनल में। मैं ये कह रहा हूं कि आपको बतौर कार्यकर्ता ये लगता है कभी कभी, मैं हर राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं और इसको अपने अध्यक्ष से दूर हटा दीजिए, कि सब कुछ एक परिवार के पास क्यों हो, सारे अधिकार एक परिवार के पास क्यों हो? मेहनत तो आपकी भी बराबर की है। देखिए शर्मा जी, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं कि हमारी भी मीटिंग्स होती हैं, हम लोग बैठते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठते हैं, पूरी ईमानदारी से हम लोग बात करते हैं। जो उनकी बात गलत लगती है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, जो उनकी बात हमको गलत लगती है उस पर हम टोकते हैं उनको कि यहाँ आप गलत हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो उस पर वो सुनते भी हैं हमारी बात, उस पर अमल भी करते हैं, अगर उनको समझ में आता है उसको इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। कई जगह उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल डेमोक्रेटिकली अपने समाजवादी परिवार के अंदर और हर छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता को सबको ये अधिकार है, वो सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। तो इस तरह का इल्जाम लगा देना कि नहीं एक डायनेस्ट सिस्टम चल रहा है समाजवादी पार्टी में, ये तो हमको नहीं समझ में आता है, कहीं ना कहीं गलत।
नहीं, जब ये सवाल पूछा जाता है मैं फिर जाता हूं बीजेपी के पास कि आपको फिरोजाबाद में कैंडिडेट ढूंढना है तो परिवार से मिलेगा, आपको कन्नौज में कैंडिडेट ढूंढना है तो आपको परिवार से मिलेगा, आपको राज्यसभा भेजने हैं तो आपको परिवार के लोग मिलेंगे, आपको मंत्री पद सरकार में देना है तो परिवार के लोग दिखाई देंगे। ये एक ही जगह पे जब सेंट्रिक हो जाता है, क्या फिरोजाबाद के कोई कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव कंटेस्ट कर सके? क्या कन्नौज के दूसरे कार्यकर्ता में हिम्मत नहीं है? ये सारे दलों से सवाल है, ये सिर्फ जगह विशेष हो सकती है जो मैं बोल रहा हूं। और यही अनिला सिंह जी आपसे भी कि आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या सिस्टम में यहां भी वो चीज शुरू हो गई है? क्योंकि बहुत से नाम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी गिना रहे हैं। बिल्कुल नाम ठीक गिना रहे हैं, पर देखिए एक बेसिक सा फर्क है। फर्क ये है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, बीएसपी की बात करते हैं, और ये मैं उत्तर प्रदेश पे ही फोकस करके रखूंगी, मैं किसी और प्रदेश में नहीं जाऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने ये बयान दिया और उसी के ऊपर आज आपने ये डिबेट रखी हुई है। तो बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। और जो मेरे को पैनलिस्ट हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बच्चे जो राजनीति में आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके नाम गिना दिए। अब मैं बताती हूँ कि बेसिक फर्क क्या है। ये एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में चाहे वो संगठन में रहे हो, चाहे वो मंत्री पद पे रहे हो, और उनकी संतानें आगे आई वो भी कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो चुनाव लड़कर जीतकर आई हो, मंत्री बने हो या संगठन में हो। परंतु भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता एक परिवार नहीं चला रहा है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई बन सकता है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी कोई बन सकता है, यहाँ मुख्यमंत्री भी कोई बन सकता है और प्रधानमंत्री भी कोई बन सकता है। परंतु ये जो कहा गया है, जो बारंबार हम कहते भी हैं कि आप जो है एक ही परिवार, कहते हैं हम लोहियावादी आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, परंतु ये तो लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि वही परिवार आगे बढ़ रहा है, तो उस आइडियोलॉजी से समाजवादी पार्टी चल रही है। तो आप मत कहिए कि आप लोहियावादी आइडियोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम बोलते हैं कि एकात्म मानववाद जो है वो हमारी आइडियोलॉजी है, उस पर हम चलते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्षता है वो किसी एक परिवार के हाथ में नहीं है। तो ये एक बेसिक सा फर्क है। देखिए ऐसा है, चाहे कोई भी दल रहा हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस का भी हाल हम देख रहे हैं। एक ही परिवार के पास पूरी की पूरी जिम्मेवारी रहती है कांग्रेस पार्टी की, और उसकी वजह से पूरी पार्टी में किस प्रकार से असंतोष है वो हम देख ही रहे हैं। मैं बस एक ही चीज ये जानती हूँ कि भाई अगर आपको एक ही परिवार को आगे बढ़ाना है, दूसरे लोगों को क्रेडिट पे आगे नहीं लेकर आना है, तो आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात मत करिए। आप कहिए कि हाँ ये पार्टी मैंने खड़ी करी है, मेरा बेटा बनेगा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा बनेगा, बेटा नहीं बनेगा तो बेटी बनेगी। पर मैं एक चीज और जानती हूँ यहाँ पे राम मोहन जी, अगर ये परिवारवाद ना होता और कोई भी राजा अगर धनानंद जैसा नहीं होता, तो फिर चाणक्य भी नहीं आते और हमें चंद्रगुप्त भी नहीं मिलते। तो ये जो परिवारवाद की राजनीति चलती है, चाहे कोई अच्छा लीडर आए, चाहे कोई खराब आए, एक ही परिवार से आएगा, उसको चुनौती तो मिलती है, चाहे जनता दे चाहे ईश्वर दे। ठीक है, पांडे जी के पास हम चलते हैं। उमाशंकर पांडे जी, सवाल बहुत सीधा है। कार्यकर्ता का हित देखिए ना देखिए, पार्टी का हित तो देखना चाहिए। क्या सिर्फ एक परिवार के पास ही नेतृत्व की क्षमता होती है? पूरे देश में आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सभी प्रदेशों में आप चुनाव लड़ते हैं, कई जगह जीतते भी हैं, कई जगह बिल्कुल दहलीज पर जाके चूक जाते हैं, कई जगह आप पीछे रह जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है आपकी। सिर्फ एक परिवार विशेष में ही नेतृत्व क्षमता दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? राम मोहन जी, देखिए आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपका बड़ा सम्मान है, हम सब करते हैं। लेकिन पहला तो मेरा एक कंप्लेंट ले लीजिए आप जी, कि आपका प्रोमो मैं देख रहा हूं, आप तमाम लोगों, तमाम राजनीतिक पार्टियों का दिखा रहे हैं प्रोमो में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए मैं राम मोहन जी आपको पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, 3-4 दिन मुझे दीजिए, तब जाके हम भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद की पूरी लिस्ट आपके दर्शकों को बता पाएंगे। इतनी बड़ी लिस्ट है, पूरे दावे से मैं कह रहा हूं। 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद से आते हैं या दूसरी पार्टियों से लाए गए नेता है। ये मैं पूरी चुनौती से, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, बार-बार कहते हैं, मुझे आप ये बताइए, मुझे सिर्फ पूरी बात मैं आपकी सुन लूंगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही कंप्लेन से की है, बस इतनी बात कह रहा हूं कि एक जी
ये बताइए कि अध्यक्ष बिल्कुल, अध्यक्ष का कंप्लेंट है सिलसिला क्या है? हर पार्टी अपने लिए जिताऊ कैंडिडेट ढूंढती है। हमने भी जो हम दिखा रहे हैं लिस्ट, हमने भी ये नहीं कहा कि किसके बेटे को आपने कहां से टिकट दिया, किसके बेटे और किसकी बहू कहां से चुनाव लड़ती है, वो लिस्ट नहीं है। सवाल इस बात का है कि कहां से डिसाइड हो रहा है पार्टी में। देखिए, मुझे समय कौन निर्णय दे रहा है, उतना समय दीजिए जितना और आप जो कौन कहना हो कहिए। बिल्कुल बिल्कुल कुछ कौन फैसले ले रहा है पार्टी के। तो फैसले अगर नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और उनके परिवार के लोग हैं तो हम लिस्ट दिखाएंगे। यूपी में अमित कौन शाह ले फैसले रहे रहा हैं, है? अमित शाह ले रहे हैं, उनके परिवार के सुन लोग हैं तो लीजिए। दिखाएंगे। अब सुन लीजिए, मैं अगर सब योगी जवाब जी दे यहाँ दीजिए फैसले ले रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं तो हम दिखाएंगे। हाँ, मैं सब बताएंगे। अभी जी। मैं उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल सुन लीजिए। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं पहले कांग्रेस का पक्ष रख दूं। जी। 87 मुझे लगता है अनिला सिंह जी को गिनती आती होगी। 87 कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं अब तक, 1885 से लेके 2021 तक 87 अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस के। 87 राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें से नेहरू गांधी परिवार के केवल 7 हुए हैं राम मोहन जी। 6, आप ये फैक्ट चेक कर लीजिए, 87 में 6। 7 प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं देश को। 7 में 3 नेहरू गांधी परिवार के हैं, 4 गैर नेहरू गांधी परिवार के हैं। अभी मैं अनिला सिंह जी को सुन रहा था, थोड़ा इतिहास पढ़ के आया करें। 87 में 6 हमने दिए हैं। अभी जरा शीर्ष नेतृत्व की बात कर लीजिए। योगी जी क्या शीर्ष नेतृत्व में आएंगे इनके उत्तर प्रदेश में? राजनाथ सिंह जी आएंगे क्या? आशुतोष टंडन के पिता लालजी टंडन जी अब नहीं रहे, क्या वो आएंगे क्या? कलराज मिश्रा जी आते हैं क्या? कल्याण सिंह जी आएंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी महंत अवैधनाथ, जो गोरखपुर के सांसद थे, उनके भतीजे हैं। और जब वहां से हरिद्वार से निकले थे तो उनके चाचा जी ने उनको अपना वारिस बना दिया गोरखनाथ पीठ का, और फिर मुख्यमंत्री बना दिया। पहले सांसद बनाया, फिर मुख्यमंत्री बन गए। ये परिवारवाद है कि नहीं? अनिला सिंह जी बताएंगे इसको। ये बताएंगे पीयूष गोयल कौन थे, ये बताएंगे राव इंद्रजीत कौन है, मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम उन्होंने लिया, रीता बोगड़ा जोशी कौन है। पूरी एक लिस्ट है बड़े शीर्ष नेतृत्व का, मैं बता रहा हूं। सुषमा स्वराज और रीता बहुगुणा जोशी जब तक आपकी पार्टी में थी तब तक नहीं थी। उनकी बहन विधानसभा चुनाव लड़ी। अब आप देख लीजिए, अब ऐसे तो बड़े लोग इधर से उधर हो गए, फंस जाएंगे आप राम मोहन जी। हम क्यों फंस जाएंगे? ठाकुर के पिताजी फंसेगी बीजेपी हिमाचल प्रदेश से और फंसेंगे आप, आज मंत्री कांग्रेस। हमारे फंसने का तो सवाल ही नहीं। जाएंगे। ये मैं पूरा मोदी का मेरे पिताजी टीचर, उनके दादाजी किसान, मैं पत्रकार, हम क्यों फंसेंगे महाराज? अरे सुन ली, अरे नहीं आप अरे एज अ एंकर अब आप देखिए, भटकाइए नहीं। इनकी पोल खुलने दीजिए ना मोदी जी की। जी। अच्छा, अनुराग ठाकुर पिताजी चीफ मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के, निर्मला सीतारमण इनके पति मंत्री रहे आंध्र प्रदेश में, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक भी हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, कल्याण सिंह के खुद राज्यपाल रहे, बेटा सांसद और नाती मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मनोज सिंह, पांडे जी, विजय राजे सिंधिया, राजमाता सिंधिया, पूरी एक फेरिस्त है। और एक नाम आपने अगर अपने प्रोमो में नहीं दिखाया तो मैं समझ रहा हूं कि आपने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया है, थोड़ा सा सुधर जाए तो ठीक है। तो ये पूरी एक लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। और अनिला सिंह जी को प्लीज आप बता दीजिए, हम कहते हैं तो बुरा मानती हैं, 80% मैं कह रहा हूं, या तो वंशवादी लोग हैं जिसको ये वंशवादी कहते हैं, और या तो दूसरी पार्टियों से लाए गए नेता हैं, और खास करके दूसरी पार्टियों के वो नेता जो किसी ना किसी भ्रष्टाचार में थे। आज वेस्ट बंगाल में सारे भ्रष्टाचारी जो शारदा चिटफंड घोटाले के लोग थे, जिनको लेके भाजपा छाती पीटा करती थी, आज वो सब भाजपा के, जिनके समर्थन में आप पसीने पड़ते थे, उनके नेतृत्व में भाजपा, वो यहां आके सब भ्रष्टाचारी दिखते हैं आपको। हम क्यों, हमने तो निकाल दिया। हमने तो जैसे ही पता चला ये चोर हैं, उनको हमने धक्के मार के बाहर कर दिया और इन्होंने पकड़ लिया। और चोरी का सामान तो बरामद कर लेते हैं उनसे बीच में। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर बात वही कि राम मोहन जी कि क्या बीजेपी में इस वक्त लालजी टंडन साहब कुछ डिसाइड कर रहे हैं? क्या उनके कहने पे टिकट मिल रहे हैं? वो पार्टी के फैसले ले रहे हैं? वो तो नहीं रहे। अब ऐसे बहुत से नाम हैं जो गिनाए गए हैं
जो सक्रिय राजनीति में नहीं है उनके बेटों को जगह मिली, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन पूरी पार्टी तो नहीं चला रहे। पूरी पार्टी जो चला रहे हैं, क्या वो इस बात पर दूसरे को उलाहना दे सकते हैं या समझा सकते हैं कि आखिर परिवारवाद क्यों बढ़ रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि क्या परिवारवाद का कोई तोड़ है या फिर धीरे धीरे यह और विस्तृत होता जाएगा। अगर आप सिर्फ सांसदों के चुने जाने का एक पिछली रिसर्च देखेंगे, एक पिछला अध्ययन देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि लगभग 22 से लेकर 30% तक सांसद ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से, जो राजनीतिक परिवारों से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं और फिर वो उन्हें जनता चुनती है। अब सवाल यह है कि जब कैंडिडेट ही उसी क्लास के होंगे तो फिर चयन में जनता के पास विकल्प बचेगा क्या? रज़ीक वदूद साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और प्रश्न सीधा आपसे यह है कि क्या कुछ दिनों के बाद यह परंपरा, देखिए पहले होती है देश के स्तर पर, फिर प्रदेश के स्तर पर, फिर जिले के स्तर पर, तो क्या जिलों में भी एक ऐसा कॉकटेल बनता जा रहा है कि पहले जो सांसद थे उनके पुत्र रहेंगे, या पूर्व सांसद थे उनके पुत्र रहेंगे, पूर्व विधायक थे उनके पुत्र रहेंगे, और फिर कार्यकर्ता के पास धीरे धीरे विकल्प कम होते जा रहे हैं कि जो नेता के बेटे हैं उनके पीछे लग लो तो छोटा मोटा काम निकलता रहेगा, वरना विकल्प आपके पास बचेगा नहीं। देखिए राम मोहन जी, ये एक सच्चाई है देखिए कि जब कोई व्यक्ति वहाँ सांसद बनता है तो जाहिर सी बात है वहाँ काम करता है, जनता उससे जुड़ती है, और उसके बाद अगर उसका पुत्र राजनीति में आता है तो जनता उसके पुत्र के साथ भी जुड़ने लगती है। और एक देखिए भारतीय संस्कृति में क्या है कि पिता का अक्स हमेशा पुत्र में देखने की प्रथा रही है और लोग देखते भी हैं। और जब ये इस प्रकार का देखिए लोकप्रियता होती है तभी वो टिकट पाते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन ये जो पहले से जो लोग आ रहे हैं राजनीति में हैं, जिनका अपना एक शक्तिशाली प्रभाव है क्षेत्र में, उनकी वजह से क्या होता है कि नए कार्यकर्ता आगे नहीं पहुंच पाते, नया टैलेंट बीच में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि चुनाव होता है, जनता वोट करती है, जनता में लोकप्रिय कौन है यही आधार होता है। कौन चुनाव किसके निजी वोट हैं, किसके प्रभाव में, या जाति का प्रभाव या धर्म का प्रभाव है या पार्टी का कितना प्रभाव, इस सब का जोड़ मिलाने बाद जो लज्जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको दे दिया जाता है। और अमूमन जिसके परिवार से लोग राजनीति में होते हैं, कहीं ना कहीं पार्टियां उन्हीं को दावेदार बनाती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा या कोई भी पार्टी हो। वो अक्सर पृष्ठभूमि देखती हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई राजनीति है और राजनीति को समझना और राजनीति करना हर किसी के बस की चीज नहीं है। और उनको जीते हुए, उनको तो सिंपल सी बात है, उनको एक एमपी चाहिए, एमएलए चाहिए, और वो उन्हें आम लोगों में नहीं मिल सकता जो उनका चुनाव जिता पाए। और पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है राजनीति में, तो जिस पे पैसा होगा वही टिकट पाएगा और जिस पे पैसा नहीं होगा वो टिकट नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं तो एक किस्म का एक समीकरण ऐसा बन चुका है कि आम आदमी का राजनीति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है और धीरे धीरे और कठिन होता जाएगा। विवेक साइलस साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी के नाम खटकते हैं, अच्छी बात है, आप विपक्ष में आप गिनाइए, लेकिन फिर आपको रामपुर भी देखना चाहिए कि वहां पहले टिकट मोहम्मद आजम खान, वो जीतेंगे, वो मंत्री बनेंगे, लंबे वक्त तक सत्ता में रहेंगे अलग अलग टेन्योर में, फिर उनकी पत्नी को भी टिकट, फिर उनके बेटे को भी टिकट, कहा यह जा रहा है कि उनकी उम्र कम थी फिर भी उनका सर्टिफिकेट बना के टिकट। तो क्या रामपुर में कार्यकर्ता नहीं है या किसी दूसरी जगह कार्यकर्ता नहीं है कि देना नहीं चाहते कि नेता इनसे हैं कि हमारे बगल में हम सांसद हैं, विधायक कोई और खड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा? समस्या क्या है? देखिए, अभी जो रज़ीक वदूद साहब ने जो बोला वो कहीं ना कहीं बात ये समझ में आती है कि बात सही है, लेकिन अब इस बात पे फैसला तो जनता को भी करना है कि वो वोट किसको दे। तो उन्हें तो आपकी पार्टी पसंद है ना साइलस साहब, लेकिन जनता के पास जब विकल्प पार्टियों में है तो चेहरों में बचता कहां है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आपको लगता है कि जैसे आपने रामपुर का उदाहरण दिया, उस परिवार का उदाहरण दिया, तो अगर उनके बेटे चुनाव लड़े तो
उनके खिलाफ कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से जरूर लड़ा हो। ये बात अलग है, मेरा मूल प्रश्न पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स पे है। मैंने ये कहा ही नहीं कि उनके खिलाफ, वो तो जीते और जिताऊ कैंडिडेट तो सारे हैं जितने आपने नाम लिए, जो मंत्री बने बीजेपी की कैबिनेट में, वो तो आपने जीते हुए कैंडिडेट बताए ना। शर्मा जी, कड़वी सच्चाई तो यही है, आप भी सहमत होंगे, सारे पंडित, कड़वी सच्चाई है, कौन सी पार्टी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जो चाहती है कि उसका कैंडिडेट हार जाए? ये चारों पार्टी, जो तीनों पार्टी हम लोग जो बैठे हैं, अनिला जी, शी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ये मैं मानता हूं। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी आपके पैनल में बैठी हुई है, कौन सी ऐसी पार्टी चाहती है कि उसका कैंडिडेट जो लड़ रहा है वो चुनाव हार के आ जाए? कोई नहीं चाहेगा। ये कड़वी सच्चाई, सब चाहते हैं कि हम चुनाव जीत के आए। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है शर्मा जी, वहां भारतीय जनता पार्टी का जो छुपा परिवार है वो है आरएसएस। अभी उत्तराखंड में देखिए क्या हुआ, जो चुनाव भी नहीं लड़ा उसको मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि वो आरएसएस के थे, और आते ही 2 विवादित बयान दे दिए कि महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए, और आज एक विवादित दे दिया कि अगर 20 बच्चे पैदा करते तो आपको ज्यादा राशन मिलता है। तो मैं अनिला जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आप क्यों बनाते हैं जो महिलाओं की को इस तरह से समझते हैं? आप लोग तो कहते हैं हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ही मुख्यमंत्री बोल रहा है कि महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए, फिर माफी मांग लेते हैं और आज बोलते हैं कि अगर 2 बच्चों की जगह 20 बच्चे आपने पैदा किए होते तो आपको 20 बच्चों का राशन मिलता, तो इस पे भी दे दें। बात ये है कि जैसे आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एक परिवार है, वो रिमोट कंट्रोल से स्वतंत्र देव सिंह साहब आप देख लीजिए, विवेक साइलर साहब, सीधे से अगर संगठन परिवार है तो ये तो ताकत है किसी भी चीज की। आपका भी तो संगठन है समाजवादी पार्टी का, और ये भी पूरा परिवार है, लेकिन इस परिवार में हर कार्यकर्ता को हिस्सेदारी मिले। या आप ये बताइए कि तीरथ सिंह रावत के कोई भाई पहले सीएम थे तो उनको सीएम बना दिया गया, या उनके चाचा सीएम थे तो उनको सीएम बना दिया गया। मेरा सवाल मूल है कि अगर आरएसएस एक संगठन है, उससे जुड़े हुए या उसमें काम करने वाले लोगों को तरजीह मिलती है तो वो संगठन के अधिकार हैं, और आप भी अपने संगठन के लोगों को आगे बढ़ाइए। मेरा सवाल मूल इतना है अनिला सिंह जी, मेरा सवाल मूल इतना है कि ये तो फिर दायरा सिकुड़ता जाएगा। पहले लगा कि एक नेता का कोई बेटा जीत जाएगा तो क्या बड़ी बात है, या उसको टिकट मिल जाएगा तो क्या बड़ी बात। परंपरा ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये कठिनाई जिले स्तर पर और ज्यादा होती जा रही है कार्यकर्ताओं के लिए कि भाई एक ना एक कोई मंत्री सांसद तो रहेगा एक जिले से, और उन्हीं के बच्चे अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर बाद में समस्या तो वही है कि टिकट कैसे तय होगा। देखिए राममोहन जी, जो आपने बात कही वही बात मैं लगातार कहती चली आ रही हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रवक्ता भाई लोग हैं उसको जानबूझकर नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि समझदार दोनों काफी हैं, तो ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे हैं। बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि जो बात कही जाती है वो यही होती है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी एक इकलौते परिवार जिसने वो पार्टी खड़ी की हो, उसी का अध्यक्ष, उसी का मुख्यमंत्री, उसी का प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। आरएसएस की बात कही तो आप देखिए ना, हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है कहां से आ रहे हैं? आरएसएस से है, बैकग्राउंड है, और हमें इस पे फक्र है। ये बार बार बोला जाता है कि भी आरएसएस में महिला नहीं है, राष्ट्र सेविका समिति के बारे में भी लोगों को नहीं पता है, तो जानकारी का अभाव भी है। यहाँ पर बिल्कुल मैं कहती हूँ कि मेरिट के आधार पर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में ये स्कोप बहुत ज्यादा है। अब मैंने कहा ना कि किसी एक परिवार का ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमारे यहाँ नहीं बनता, एक ही परिवार का ही कोई व्यक्ति या महिला जो है वो अध्यक्ष नहीं बनते। ये हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और हाँ, हमारा जो संगठन है वो हमारी ताकत है, और ये और राजनीतिक दल भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत संगठन है। आप रेयरली देखेंगे राममोहन जी कि हमारी पार्टी से कोई छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता हो, बहुत कम देखेंगे। बहुत बिरले आपको कोई उदाहरण मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और राजनीतिक दल में चले गए। तो ये जो इनकलकेटेड आइडियोलॉजी है हमारी भारतीय जनता पार्टी में, वो मैं उसका बहुत बड़ा श्रेय आरएसएस को भी दूंगी, क्योंकि आरएसएस हमें राष्ट्रवाद समझाता है। हमें ये समझाया जाता है कि सबसे पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर आप स्वयं है, और क्षेत्रीय दलों में ज्यादातर ये उल्टा हो जाता है। यही फर्क है, यही बेसिकली फर्क है। मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं कि विवेक जी में कोई कैलिबर में कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है,
पर उनको अगर ये सोचे कि कल को ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अभी उदाहरण दिया गया मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तराखंड के हैं उनके विषय में कहा गया, तो मैं आपको एक चीज ये भी बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इतनी लिबर्टी दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। जब मुझसे रिएक्शन पूछा गया तो मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन हो सकता है, किसी भी महिला को उसके कपड़ों के द्वारा आप नहीं आंक सकते कि उसके अंदर कितने संस्कार हैं या नहीं है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, आप अपनी बात को कह सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आपका एक आका अगर नाराज हो गया तो आपका राजनीतिक करियर फिनिश, खत्म। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमने पीछे देखा भी था जब 2017 में समाजवादी पार्टी परिवार की जो फूट हुई, वो क्या थी? वो लूट की फूट थी, लूट की टूट थी। हाँ, शिवपाल जी वो बनना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी, और इधर मुलायम सिंह यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। हमने देखा किस प्रकार से दो फाड़ हो गई पार्टी। यही चीज हमने कांग्रेस में भी देखी है। तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है वो तो हम बताएंगे ना। मैंने नहीं पूछा कि अब्दुल्ला आजम खान जो है उनको क्यों टिकट मिला, उनकी पत्नी को, आजम खान की पत्नी को क्यों मिला, नाहिद हसन को क्यों मिल रहा है इतने, या अनुराग भदौरिया को क्यों इतना आगे बढ़ाया जाता है, उनको टिकट क्यों मिल रहा है। मैं नहीं पढ़ना चाहती, कार्यकर्ता है, उनके माता पिता या उनके सास ससुर या उनके भाई बहन राजनीति में, उनसे प्रेरणा लेके अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आ रहा है, चुनाव पार्टी सोच रही है चुनाव लड़ना है, लड़ रहे, इट्स ओके। परंतु अगर एक ही परिवार उस पार्टी को हेड करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, डिसाइड कौन कर रहा है, निर्धारित कौन कर रहा है, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप जो पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और अभी तो आप G22 G23 नेताओं से भी जूझ रहे हैं, वो भी आपको सुझाव दे रहे हैं। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं राम मोहन जी। अगर राहुल गांधी जी या गांधी परिवार ही सब कुछ होते तो फिर इस तरीके के क्लैशेज आपको नहीं दिखाई देते, इस तरीके का आपसी जो डेमोक्रेसी है वो आपको नहीं दिखाई देती। भाजपा में दिखाई देती है क्या? हम दो हमारे दो, पांचवा कोई बोल दे, अनिला सिंह जी बोल दें, 2 मिनट में छुट्टी। राजनाथ सिंह जी एक बार वो राजपथ पे चल रहे थे अभी गणतंत्र दिवस की परेड में, आपने देखा था कैसे मोदी जी ने राजनाथ सिंह जी को किनारे कर दिया था, आपने देखा था। और आज जो आप तर्क दे रहे हैं, मैं उसी तर्क को मान लेता हूं कि परिवारवाद की परिभाषा यह है कि जो नियंत्रित करे उसके परिवार का कोई आ गया तो यह परिवारवाद है, मैं मान लेता हूं। अब मैं पूरी चुनौती के साथ अनिला सिंह जी को इस डिबेट पर राम मोहन जी चुनौती के साथ कह रहा हूं कि विजय राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह, पंकज सिंह, ये जो पीयूष गोयल, ये जो पूरी लिस्ट है इनके परिवारवाद का, मोदी जी के जो कैबिनेट का पूरा लिस्ट है, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, राजवीर सिंह, विजय राजे, रमन सिंह के बेटे अरविंद सिंह, जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज जी की बहन वंदना शर्मा, मीनाक्षी लेखी, आशुतोष टंडन, योगी आदित्यनाथ जी, पूरी जो लिस्ट है जिसके लिए मैंने 2-3 दिन का समय मांगा था, इनमें से अगर अनिला जी कह रही हैं तो चुनौती के साथ मैं कह रहा हूं, यहां गारंटी के साथ कह दें, इनमें से कोई भाजपा का ना कभी प्रधानमंत्री बनेगा और ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि जैसे ही ये बनाएंगे, हालांकि बनाया बहुत है, लेकिन अभी से मैं मान लेता हूं कि जैसे ही ये बनाएंगे वैसे ही ये परिवारवादी हो जाएंगे। तो ये बता दें कि भैया मैं चुनौती के साथ कह रही हूं कि ये जो नेताओं के पुत्र हैं, ये कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी को अगर कभी कोई मौका मिला पीएम बनाने का तो ये लोग नहीं का हस्तांतरण, ये हमको गारंटी दिला दीजिए। और नेता का चयन, सत्ता का हस्तांतरण और नेता का चयन, परिभाषा ना बदलिए। राम मोहन जी देखिए परिभाषा बदल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सत्ता देखिए जनता को इतना तो समझ में आता है कि कौन क्या बदल रहा है। आप तो ये बता रहे थे कि
रमन सिंह के बेटे अरविंद सिंह, उनका नाम है अभिषेक सिंह, और पिछले चुनाव में अभिषेक सिंह का टिकट काट दिया। मुझे केवल इतना बता दीजिए, देखिए पिछले चुनाव में अभिषेक सिंह का टिकट काट दिया। देखिए हर बार डिफेंड करने आप आगे आ रहे हैं। मैं डिफेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि सत्ता का हस्तांतरण अलग चीज है, अच्छी बात है, सत्ता का हस्तांतरण अलग चीज है और चयन होना अलग चीज। भविष्य में क्या होगा हस्तांतरण, और ये आपने 2 लोगों का जिक्र किया बीजेपी में। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने 2 लोगों का जिक्र किया। बहुत समझदार, ये बीजेपी में पहले कहां थे मुझे बताइए आप? एक राज्य तक सीमित थे, दोनों चेहरे जिनकी बात आप अभी कर रहे थे। कौन? अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन्हीं की बात कर रहे थे कि 2 लोग बीजेपी को लीड कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। इसकी बात कर, तो सवाल यह कि एक राज्य में थे, हम तो अनुराग ठाकुर से लेकर फिर वो केंद्र में आए और 2 को लीड कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, मेरा लॉजिक सुनिए, सुन लीजिए राम मोहन जी। आप देखिए, आप नहीं बोलने दे रहे हैं, मेरा लॉजिक मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग भविष्य में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बीजेपी इस बात का जवाब दे। चूंकि सुन लीजिए, अब मुझे पूरी बात एक लाइन में कर दीजिए, आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। भाजपा कह रही है कि परिवारवाद ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया जी, और ये परिवारवाद है। तो मैं कह रहा हूं कि अनिला सिंह जी हमको इस डिबेट पे कह दें कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन गए, ठीक है, वो पहले आए थे, लेकिन उनके बेटे पंकज सिंह जो अभी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और विधायक हैं, वो कभी भविष्य में कभी जो है वो पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे ही वो बनेंगे तो जो आरोप हम पर लगाया जा रहा है राजीव जी, राहुल जी वाला, वो इन पर लागू हो जाएगा और ये उसके विरोधी हैं। जैसे ही पीयूष गोयल जी के बेटे, रविशंकर प्रसाद जी के बेटे, अनुराग ठाकुर, क्योंकि उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, जैसे ही ये लोग अध्यक्ष या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो तर्क से हमको घेर रही है, वैसे ही ये फंस जाएंगे। इसलिए ये चुनौती दे, ये स्वीकार कर लेना, गारंटी दे देना हमको। अब देखिए राम मोहन जी, बात ये है, मैं जानता हूं अनिला सिंह जी ये नहीं कर पाएंगी। मैं आपको बताऊं हकीकत अब आप पॉइंट को इधर उधर हिला रहे हैं। वो है जिसको ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मेरा जो मूल प्रश्न है, एक परिवार जिसके पास आपने प्रधानमंत्री गिनाए ना, अनिला सिंह जी हमारी बहन जैसी हैं, क्यों उनको फंसा रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, चुनौती दे देंगे। अभी योगी जी अनिला जी से मैं सवाल पूछ लूंगा, 1 मिनट रुक जाइए। आपने पहले प्रधानमंत्री गिनाए, भाजपा में कोई आपने पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री गिनाए, के भविष्य को किनारे करेगा कि 3 और 4 हो जाएंगे। पीयूष, देखिए 67% स्मार्ट प्रवक्ता वही है मोदी जो जी अपनी का बात कह के निकल जाए। मंत्रिमंडल बाहर हो जाएगा अगर ये परिभाषा लागू कर दी गई। हाँ, तो वो मध्य प्रदेश में बनी थी आपकी सरकार, दिग्विजय सिंह के पुत्र को आपने मंत्री बनाया, ये हमने बनाया। 67% मोदी जी का मंत्रिमंडल बाहर हो जाएगा। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न आप मूल सुन ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि आपने बड़े स्मार्टनेस के साथ बताया कि आपके 4 प्रधानमंत्री दूसरे थे, 3 गांधी परिवार से थे। आपने ये नहीं बताया कि उन 4 का टेन्योर क्या था। किसी का 1 साल था, किसी का 2 साल था, एक राव साहब थे, उनका 5 साल था, बाकी मिला के 33 साल था, 34 साल था। ये नहीं बताया आपने। सुन लीजिए, कोई अगर 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गया तो उसका नाम जुड़ जाता है, सही बात है। मनमोहन सिंह जी का 10 साल तो वही तो मैंने 33 साल तो कहा, बाकी तो सब मिला के मोहन जी, मनमोहन बाकी तो सब मिला के जोड़ेंगे। आप बोलने नहीं देंगे। जब आप आप 4 की बात करें तो मैं बाकी का भी तो बताऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री साहब का, मोहन जी देखिए, आप बड़े 2-2.5 साल का एंकर है का निकाल। हम भी तो कह रहे हैं, अब आप झूठ पे झूठ बोलेंगे जी। 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे कि नहीं रहे, ये तो अभी की बात है। आप ये किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 33 साल रहे गांधी नेहरू परिवार के लोग कि नहीं रहे, बताइए। झूठ बोल रहा हूं इसमें। 33 साल रहे कि नहीं रहे गांधी नेहरू परिवार के लोग? अच्छा एक बात बताइए, झूठ है इसमें, बता दीजिए झूठ है। मेरी बात सुन लीजिए, 33 साल वो सुन लीजिए, मैं सब बता दे रहा हूं। आप बिल्कुल घबराए नहीं, सुनिए। जवाहरलाल नेहरू जी और केशव चंद्र हेडगेवार, वीर सावरकर कितने साल जेल में रहे, आप बताएंगे इसको क्या? जनता ने मोदी को चुना है प्रधानमंत्री, आप योगी को बना अकेले नेहरू थे जो जेल में थे? 3259 नहीं, मुझे बताइए, अकेले नेहरू थे जो जेल में थे? होता है, बाकी लोग तो नहीं रहे 14 साल प्रधानमंत्री। 59 दिन का मतलब
आप सुनिए, मेरी 47 से बात आने दीजिए राम मोहन जी। नहीं तो आप जेल की बात करते हैं तो अकेले आने क्रांतिकारी थे जो दीजिए। जेल गए। बहुत इंटरप्शन कर रहे हैं, मेरी बात आने दीजिए। आप उल्टी अरे बात लेकर आप जाते सुन हैं। लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि आपको 33 बता साल रहा एक हूं। परिवार के प्रधानमंत्री जी, आप रहे जानते हैं, उन्हीं परिवार के आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3259 लोग दिन का सवाल उठा मतलब रहे जानते हैं हैं? तो आप कहते हैं कि 9 परिवारवाद साल दूसरी पार्टी में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल तक जेल में रहे अंग्रेजों के। मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पत्नी, उनकी बहन एक साथ जेल में रही हैं। इंदिरा गांधी जी अकेले। तो कितने क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके परिजनों को आपने प्रधानमंत्री बना दिया? घर में रहती थी, आपको पता कितने है? क्रांतिकारी हैं जिनके आपको लोगों को पता आपने है ये? प्रधानमंत्री बना दिया? आप उनकी बात कर रहे हैं जिन तो किन लोगों की बात करूं ने मैं आपसे? अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जिन लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी की है, आप उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, माफी मांगे। मैं तो कह रहा हूं कि उन क्रांतिकारी लोगों के तुलना में आप क्रांतिकारी लोगों के परिवार वालों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया आपने। मोतीलाल नेहरू जी की तुलना करेंगे। आप क्रांतिकारी लोगों के परिवारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया आपने। 2 प्रधानमंत्री इसमें शहीद हो गए, आप जानते हैं इस बात को? क्रांतिकारी लोगों के परिवारों को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इंदिरा जी और राजीव गांधी एक परिवार से आगे आपको क्रांतिकारी दिखाई नहीं देते हैं। समस्या यह है पंडित एक जवाहरलाल क्रांतिकारी परिवार से आपको परिवार आगे दिखाई नहीं देते। समस्या एक क्रांतिकारी थे इस पूरे विश्व में और भारत में जिन्होंने भारत देश आजाद करा दिया। आपके दर्शक समझ रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं, उनके आगे भी तो लिस्ट पढ़िए। आप लिखवाइए ना अनिला सिंह जी से। अनिला सिंह जी, आजाद करवा दिया, हमने करवाया, अनिला सिंह जी, गद्दारों ने करवाया, अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों ने। ठीक ठीक, एक सेकंड। सावरकर जिसको अनिला सिंह जी, माफी मांगने वाले, आगे क्रांतिकारी की लिस्ट तो पढ़िए। माफी मांगा अनिला सिंह जी, उसको वो जी, उसकी बात इनको नहीं शांत है। कराइए, ठीक है। लगातार बोलते जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि चिल्लाते वो हैं जिनके पास ज्ञान की कमी होती है। अभी एक चीज तो ये लगातार बोल रहे हैं ना कि तलवे चाटते, तो थोड़ा कांग्रेस का भी इतिहास जानकर बैठा करें। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गोलवलकर जी हो या चाहे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कांग्रेस जब का ये लोग इतिहास ही की बता मीटिंग रहे हुई हैं। थी तो जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी ये लोग नहीं तो चले पर्सनली जाइए आए मध्य थे। प्रदेश, जोशी जी के कैसे बात आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ाइए। इनसे बात करवा लीजिए। ठीक है। आज जोशी जी का आइडियोलॉजी समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने अंदर की गलतियां जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक वहां की चूक नहीं समझेंगे, तब तक वहां पर सुधार होगा कैसे? और जब उनकी खामियों पे सवाल पूछिए तो बताते हैं कि दूसरे के अंदर ज्यादा खामी है, हमारे अंदर कम खामी है। जो कम खामी है उसे ही दूर कर लीजिए तो शायद आपकी पार्टी का भला हो जाएगा। और इस सलाह सबके लिए है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।